हेलो सभी एनडीए ऑफिसर्स को जय हिंद है। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके बूस्टर सेशन चल रहे हैं। 15-15 मिनट में आप जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर अप कर रहे हो। उसके अलावा एमसीक्यू वगैरह आपके चल ही रहे हैं, मतलब बेहतरीन तरीके से एलडब्ल्यूएस पे आपका मामला चल रहा है। तो वेलकम बैक टू अनदर बूस्टर सेशन ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट भाई आपकी जो एसिड बेस की वीडियो थी वो जब रिकॉर्ड हो रही थी उस टाइम पे फुली एग्जॉस्टेड था और आपको इस एनर्जी के साथ मैं नहीं पढ़ा पाया, उसके लिए आपसे जो है माफी है। आगे से जो है ध्यान रखा जाएगा। कोई नहीं, कितने भी एग्जॉस्टेड फील हो फिर भी चाहे यहाँ पे कुछ खा पी के आपको पढ़ाना पड़े, लेकिन यहाँ पे इसी जोश के साथ जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ पे भाई हम बात करेंगे एटम्स यानी बेसिक केमिस्ट्री, जहां से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं उसको हम 2 से 3 वीडियोस में एटम्स, कंपाउंड्स और लॉज वगैरह जो भी बेसिक चीजें मैंने बताई थी उसको कवर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एटम्स। तो एटम्स भाई देखो, सबसे बेसिक आपका केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं और मैटर में आपका एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, मिक्सचर आते हैं और सबकी नींव, जैसे सभी लिविंग्स की नींव जो है वो आपकी सेल है, कोशिका है। तो ऐसे आपकी एटम्स मतलब जो है वो नींव है सभी मैटर की। तो इन सबको समझने के लिए आपको पहले एटम को समझना पड़ेगा। तो डिस्कवरी ऑफ एटम की बात करें, एटॉमिक थ्योरी जो है सबसे पहले एटम्स की बात किसने की, तो साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन। इसने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी। इसने कहा ऑल द सब्सटेंसेस वो सब एटम के बने हुए हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट है एक सब्सटेंस का जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई बाद में फिर बाकी साइंटिस्ट को और स्टडी किया उन्होंने, तो उनको पता चला भाई एटम इंडिविजिबल नहीं है, उसके अंदर भी चीजें होती हैं। जैसे 1886 में यूजीन गोल्डस्टीन ने कहा कि कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स है एटम के पास। ठीक है, इसका नाम दिया रदरफोर्ड ने। तो अगर डिस्कवरी ऑफ आपसे पूछ ले प्रोटॉन, तो ऑप्शन में गोल्डस्टीन हो तो बेटा उसको मार्क करना, नहीं है तो रदरफोर्ड को मार्क कर सकते हो इमरजेंसी में। उसके बाद उसके 11 साल 1897 में आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। जे थॉमसन ने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। कैथोड रे के बारे में भाई बता दूं, ठीक है, कैथोड रेज आपकी जो है कैथोड से निकलती है, एनोड की तरफ चलती है। ठीक है, कैथोड से निकलती है, एनोड की तरफ चलती है। ठीक है, उसके अलावा भाई एनोड रेज जो है वो एनोड से ना निकल के बल्कि जो गैस आयनाइज होती है उसकी वजह से होती है। तो एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती, कैथोड रेज कैथोड से निकलती है। ये बात आपको जो है याद रखनी है। ठीक है, कैथोड रेज आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है, एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो यहाँ पे भाई आपकी जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन की 1932 में जेम्स चैडविक ने की। तो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया इसकी चैडविक की डिस्कवरी से पहले। तो इसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बांटने की कोशिश की। तो इसने मॉडल दिया भाई, इसने कहा कि ऐसे पूरा है जैसे एक तरबूज को काट दो तो लाल लाल पूरा है वो पॉजिटिव स्फीयर, उसमें जो बीज गड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह है। तो यहाँ पे इसलिए इसने प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल दिया। तो ये बात की इसने, ठीक है, थॉमसन। लेकिन इससे पूछा गया भाई ऐसे पॉजिटिव उसमें इलेक्ट्रॉन गड़े हुए हैं तो न्यूट्रलाइज ना कर रहे, न्यूट्रलिटी, एटम की न्यूट्रलिटी कहां गई? तुम ही तो कहते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज करता है। तो फिर भाई आगे रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और इसने कई सारी बातें बताई। ठीक है, इसने भाई उसको स्टडी किया और उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रही। इसने देखा कि इस तरीके से गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल लेने के पीछे रीजन था कि ये जो है आपका क्या था, हाईली जो है मेलेबल होता है, थिन शीट्स में बांटा जा सकता है। तो इसने देखा बहुत सारी रेस सीधी निकल गई। ठीक है, उसके बाद तो इसका मतलब ज्यादातर स्पेस खाली है। उसके बाद इसने देखा कुछ जो है स्मॉल एंगल्स पे जो है डेविएट हो रही है, उसके अलावा कुछ जो है वो बड़े एंगल्स पे डेविएट हो रही है और कोई एक आधी पूरी 180 पे भी डेविएट हो रही है। तो इसने यहाँ से बताया भाई एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस खाली है, उसके बीच में जो है हैवी मास रखा और वो पॉजिटिव है। तो यहां से इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है भाई? वो आपका रदरफोर्ड को ही जाता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी का। ठीक है, और इसने भाई साइज का भी आइडिया दिया। इसने बोला साइज ऑफ एटम लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, न्यूक्लियस 1 फर्मी यानी 10⁻⁻15 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई उसके बाद भाई बोहर ने अपना मॉडल दिया। क्यों देना पड़ा? क्योंकि इसने जो मॉडल दिया रदरफोर्ड ने, इसने बोला भाई बीच में एक सेंट्रल जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उस टाइम तक मैक्सवेल की थ्योरी आ गई जिसने कहा कि चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो ईएम रेडिएशन देगा। तो रेडिएशन लूज करके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जानी चाहिए, वो स्लो होता होता न्यूक्लियस पे गिर जाता।
और एटम स्टेबल नहीं होता, लेकिन एटम तो स्टेबल होता है। उसके अलावा उस टाइम तक साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रम भी बना लिए थे एटम्स के, स्पेशली हाइड्रोजन की अभी बात करेंगे उस पर, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड। तो बात जो है आगे बढ़ती है। बोहर ने अपना मॉडल दिया, उसने कहा इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में ही घूमेंगे, जिनको उसने फिक्स्ड ऑर्बिट बोला है, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, उनको फिक्स्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट, उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेंगे जिनके अंदर उनकी एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी L इज इक्वल टू MVR जो है NH/2 होगी, जहां पे n एक तुम्हारा होल नंबर है, ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रम वगैरह आ गया था। स्पेक्ट्रम होता है भाई आपका, यानी जो कलर्स वगैरह बनना एक एटम से, या तो एमिशन से या एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। यानी आप एमिशन से कैसे, तो एमिशन से भाई मान लो आपका एक सब्सटेंस, उस पर रेडिएशन डाली, उसने एब्जॉर्ब कर ली, उसको हीट किया तो उससे रेडिएशन निकली, उसको अगर रिसीव किया तो डेट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। दो तरीके का होता है, लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूअस। लाइन मतलब ऐसे गैप में आए, ऐसे बैंड्स आए तो लाइन स्पेक्ट्रम, और कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो उसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कि एक सब्सटेंस पे रेज गिराई, जो उसने एब्जॉर्ब नहीं की, रिफ्लेक्ट कर दी, उसको जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया, उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका याद रखना है जो जनरल स्ट्रक्चर है एक एटम का, कि एटॉमिक नंबर जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और मास नंबर जो है वो बराबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के। यहाँ एटॉमिक मास नहीं है भाई, मास नंबर है, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, यहाँ पे मास नंबर है। मास नंबर जो है वो जो है आपका किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के, इसलिए मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है। एटॉमिक मास जो है वो एवरेज होता है, आइसोटॉप्स का मास जो है वो, इसलिए वो डेसिमल में आ जाता है। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। उसके बाद भाई हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करें तो अगर हायर एनर्जी सेल से फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट है या फर्स्ट स्टेट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो वो लाइमन सीरीज में रेडिएशन डालता है, और लाइमन सीरीज के अंदर आपकी जो है कौन सी रेडिएशन आती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर ये रेडिएशन एमिट करता है। उसके बाद अगर सेकंड में आ रही है हायर से तो बाल्मर सीरीज में, जो कि आपकी विजिबल रीजन है, तो विजिबल रीजन में करता है। पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, यहाँ पे भाई आपका n इज इक्वल टू 4 एक और ऐड कर लो यहाँ पे, ये है भाई आपका पाश्चन ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज आती है, तो ब्रैकेट सीरीज आपकी भाई ये सारी जो है ये तीनों ही किसमें रहेंगी, आपकी इंफ्रारेड के अंदर, इंफ्रारेड रीजन के अंदर रहेंगी, और इसको n इज इक्वल टू 5 कर लो तो फिफ्थ में आती है तो फुंड, ठीक है। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज ये सब बनती हैं आपकी, ठीक है। तो उसके बाद भाई आयंस कैसे बनते हैं, तो एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन बेवफा है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से हमने डिनोट किया एटॉमिक नंबर को। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आते जाते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देता है एक एटम तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कैटायन बन जाता है, गेन कर लेता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अनायन बन जाता है, ठीक है। आयंस भाई आपके सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी। सिंपल यानी एक ही टाइप के एटम है उसके अंदर या एक ही एटम है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स अगर एक से ज्यादा एटम्स है तो चार्ज के बेस पे अनायन या कैटायन। उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आपको चार्ज वगैरह दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, प्रोटॉन पे प्लस का ही यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये मास है तो इलेक्ट्रॉन का मास देखो कितना कम है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10 की पावर -27, न्यूट्रॉन का इससे स्लाइटली ज्यादा 1.674 इंटू 10 की पावर -27। तो यहाँ पे सबसे हैवीएस्ट आपका न्यूट्रॉन है, फिर आपका प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन तो सबसे हल्का है कि इग्नोर भी कर सकते हो एटॉमिक मास वगैरह के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं उन फिक्स्ड ऑर्बिट में जो कि बोहर ने बताई थी। तो बोहर ने कहा था भाई ऐसे न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये ऑर्बिट्स रहेंगी फिक्स्ड, इसको नाम उसने दिया के शेल, एल शेल, एम शेल, नंबर दिया पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी, ऐसे। तो पहला रूल इसने दिया कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जहां इनकी वैल्यू मैंने बताई ऐसी चलती है। तो जैसे के शेल में आपके सिर्फ 2 आएंगे, के शेल में 2 आएंगे, एल शेल में 8 आएंगे, एम शेल में 18 आएंगे, इस तरीके से मामला आपका चलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इनर से आउटर शेल के अंदर भरे जाते हैं, पहले पास वाली फिर दूर वाली। और ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर भरते भरते लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आया उसे वैलेंस शेल कहते हैं, तो उसमें अगर जो है 8 से ज्यादा जो है वो नहीं आ सकते, ये है ऑक्टेट रूल। उसके बाद भाई आपके कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे आइसोटॉप।
आइसोटॉप ऐसे एलिमेंट है जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर, जैसे हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम है, ठीक है। कौन कौन से भाई, H11 है, H12 है और H13 है। उसके अलावा जैसे क्लोरीन के हैं Cl17, वो Cl17 35 आपका, और Cl17 37 है आपका, ठीक है। तो ये भी क्या आइसोटोप है, सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन मास नंबर अलग है। तो इसकी वजह से आइसोटॉप्स की जो है फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। कौन सी प्रॉपर्टी अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है आपकी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। उसके अलावा भाई आइसोबार्स, तो आइसोबार आपके ऐसे एलिमेंट है जिनका सेम मास नंबर होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, तो इनका मास नंबर सेम होगा, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो आपके सेम होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि न्यूट्रॉन जो है वो आपके सेम होंगे, इसमें न्यूट्रॉन भी सेम नहीं होते, प्रोटॉन भी सेम नहीं होते। न्यूट्रॉन सेम होते ही क्या बन जाएगा, आइसोटोन्स, ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। एक एग्जांपल बता दूं तो आपका N715 और O816, तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो वो आपका 8 आएगा, यानी इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं पिछले टाइम में, तो इनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। दो एटम्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक वो आइसोटॉप्स ना हो, और आइसोटोप ही हो गए तो वो सेम सब्सटेंस होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, फ्लोरीन ने 1 गेन कर लिया, नियोन में ऑलरेडी 10 है, पोटेशियम जो सोडियम है उसने 1 लूज कर दिया। तो इस तरीके से क्या बनती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आप जो है इतना समझ गए हो तो आपको एक जो है मैं क्वेश्चन बता देता हूं यहाँ पे। जैसे आपको एक वो ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया पोटेशियम 1939, तो यहाँ पे जो नीचे लिखा जाता है दिस इज एटॉमिक नंबर, ये 19 होता है, और दिस इज मास नंबर, ये 39 होता है, ठीक है। तो ये इसका मास नंबर 39 जो इसका मास नंबर है। तो यहाँ पे भाई आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। तो यहाँ पे इस तरीके से चीजें चलती है। तो पूछे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ये हैं भाई आपके 19। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ ले, यहीं से क्वेश्चन आता है, 39 माइनस 19 20। और इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले तो अगर चार्ज नहीं है तो बेझिझक इक्वल कर देना प्रोटॉन्स के, और अगर चार्ज है तो उस हिसाब से प्लस या माइनस कर देना, ठीक है। उसके अलावा इन 19 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करोगे K L M N ऐसे, तो इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं आपके पास। बचे कितने, 17, तो मतलब 8 हैं इसमें भर सकते हो। बचे कितने आपके, 9 इसमें 18 आ सकते हैं। जैसे ही 9 डालोगे तो ये भाई लास्ट शेल बन गई वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में ऑक्टेट रूल 8 नहीं आ सकते, तो ये आपके कितने आ जाएंगे, 8 1। तो 2 8 8 1। इसमें वैलेंस शेल है आपकी M, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है, वैलेंस शेल है M, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंस शेल भाई आपकी N है, वैलेंस शेल आपकी क्या है, N है। तो लास्ट शेल में अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो ये 1 लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, इसलिए पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है आपका, और तब जो है स्टेबिलिटी एक्वायर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बेसिक सा था। और इसका भाई आपका जो मास होता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, उसका भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो जैसे आपको ऑक्सीजन 16 दे दिया कि ये भाई 75% है, ठीक है, और ऑक्सीजन 18 दे दिया, ये आपका 25% है, यानी इनका जो है नेचर में 3:1 का रेशियो है। तो आप क्या करो, 75% कर दो 16 का, और ऐड कर दो 25% ऑफ 18 में, तो आपको जो है यहाँ पे मास मिलेगा, डेट इज एवरेज एटॉमिक मास। और जो एटॉमिक मास है उसके लिए रेफरेंस कौन लिया जाता है, तो एवरेज जो मास है उसके लिए रेफरेंस लिया जाता है कार्बन C12 एटम। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1/12 ऑफ कार्बन C12 एटम एक एटॉमिक मास यूनिट होती है, जिसे यू से दिखाते हैं, यूनिफाइड मास। पुरानी थी एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो यहाँ पे भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, उसके अलावा रेशियो में करना है तो 3 पार्ट्स है 16 के, 1 पार्ट है 18 के, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, सेम आएगा 16.5 U। तो ये होता है इसका एटॉमिक मास। और अगर ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो U को G से रिप्लेस कर देना। होता क्या है वो अगले बूस्टर वीडियोस में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भाई जिसको सुमित सर से मिलना है तो वो 28 तारीख को जो है
पहुंच सकता है पटना इस वेन्यू पे। तो पटना में आ रहे हैं सर, जो आसपास रहते हैं पटना के वो जरूर मिले, अपने डाउट्स क्लियर करें, एक मोटिवेशन ले सर से। और साथ में आपका एसएससी और डिफेंस दोनों के मीटअप है, तो जो एसएससी वाले आपके भाई बहन हो या आप खुद तैयारी कर रहे हो या सोच रहे हो तो आप उनके लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 28 अगस्त 11 से 3 PM, ठीक है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर देना, ठीक है। उसके बाद भाई अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए अनअकैडमी लाइट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह मिलेगी। मात्र 319 से शुरू है, LWS 10 लगा देना, ठीक है। ईयरली सब्सक्रिप्शन साल भर के लिए मिल जाएगा, यानी अगली बार के भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे यहाँ पे। PYQ टेस्ट सीरीज वगैरह चैप्टर वाइज ये सब, तो कोड पूछे तो LWS 10 लगा देना। उसके अलावा अगले NDA की तैयारी कर रहे हो तो आप प्लस या आइकॉनिक भी ले सकते हो LWS 10 लगा के, ठीक है। वहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस, आपको नोट्स वगैरह या तो सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी अगर आइकॉनिक लेते हो तो आपको मिल जाएंगे। किसी भी टीचर की क्लास ले सकते हो, जितने भी बैचेस चल रहे हैं, प्रैक्टिस बैच, फुल बैच, अभ्यास बैच, जितने भी आपके बैच चल रहे हैं वो सब आप वहाँ पे जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो LWS 10 कोड लगा देना अगर पूछे तो, ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो कैसी रही आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना, और कैसे चल रहे हैं आपके बूस्टर टॉनिक्स ये भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाने चाहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।